गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल रानिया की ऑनलाइन वीडियो क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम जो एक इकोनॉमिक्स का टॉपिक करने जा रहे हैं वो मैंने बोर्ड पे लिखा है, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम यह टॉपिक बीए सेकंड का जो सिलेबस है आपका बीए सेकंड के थर्ड सेमेस्टर में शामिल है। तो इसमें देखेंगे राष्ट्रीय आय का माप किस तरह से करते हैं। इससे पहले जो हमने पहला वीडियो लेसन रिकॉर्ड किया था उसमें देखा था कि राष्ट्रीय आय का माप या मेजरमेंट किस तरह से करते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सन 1917 ईस्वी में प्रोफेसर शुम्पीटर ने ईस्वी में प्रोफेसर शुम्पीटर ने सबसे पहले इन 3 सत्रों पर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का सुझाव दिया था। ये तीनों स्तर कौन कौन से? उत्पाद स्तर, आय स्तर और व्यय स्तर। प्रोफेसर शुम्पीटर ने कहा कि राष्ट्रीय आय का माप इन 3 सत्रों पर करना चाहिए, उत्पाद के स्तर पर, आय के स्तर पर और व्यय के स्तर पर। इसी में आगे सन 1935 में यूएसए में यूएसए में एमसी मिशेल और कुजनेट्स ने भी इन तीनों स्तरों पर राष्ट्रीय आय का जो माप करने का सुझाव दिया था। और 1941 में यूके में मीड और स्टोन ने भी इन तीनों स्तरों पर राष्ट्रीय आय का माप करने का सुझाव दिया यूके में। तो हमने जो पहला इससे वीडियो लेसन रिकॉर्ड किया था उसमें उत्पाद स्तर या जो उत्पाद स्तर से राष्ट्रीय आय का माप किया जाता है, उत्पाद विधि, उसका हमने अध्ययन कर लिया था। तो आज हम इसकी इन सत्रों पे 3 विधियां बनती हैं, वो मैं लिख देता हूं। उत्पाद स्तर से उत्पाद विधि, आय स्तर से आय विधि और व्यय स्तर से व्यय विधि। इन तीनों विधियों से राष्ट्रीय आय का माप किया जाता है। उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि भी कहते हैं, इसे आय विधि या साधन आय विधि भी कहा जाता है। तीसरी विधि व्यय विधि। तो हमने इससे जो पहला वीडियो लेसन था उसमें उत्पाद विधि को डिटेल में स्टडी किया था। आज हम आय विधि को स्टडी करेंगे। राष्ट्रीय आय का माप करने की आय विधि। इनकम मेथड, इस विधि के और भी नाम हैं जो मैं आपको बता देता हूं। वर्गीकृत कार्यों के अनुसार विधि,
और दूसरा इसका नाम है साधन भुगतान विधि। तो इस विधि के ये दो और भी नाम हैं, आय विधि के, इनकम मेथड, वर्गीकृत कार्यों के अनुसार विधि या साधन भुगतान विधि। अभी हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इनकम विधि क्या होती है। आय विधि या इनकम मेथड, राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने का इनकम मेथड क्या होता है, इसको देखेंगे। ये देखो इनकम मेथड या आय विधि क्या होती है। इनकम मेथड इज दैट मेथड विच मेजर्स नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ पेमेंट्स मेड इन द फॉर्म ऑफ वेज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट टू द प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इज लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेज respectively for their productive services in an accounting year। आय विधि एक लेखा वर्ष में उत्पादन के प्राथमिक साधनों को उनकी उत्पादन सेवाओं के बदले में जो भुगतान प्राप्त होता है, उस भुगतान के योग की गणना करके हम राष्ट्रीय आय का माप करते हैं आय विधि से। तो ये इस तरह से इस आय विधि में हम राष्ट्रीय आय का जितनी उन साधनों को अपनी साधन सेवाओं के फलस्वरूप आय प्राप्त होती है, उस आय को जोड़कर सभी साधनों की
हम आय विधि में राष्ट्रीय आय ज्ञात करते हैं। तो इसमें देखेंगे क्या क्या इसके स्टेप्स हैं। तो ये देखेंगे स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन इनकम मेथड। तो फर्स्ट स्टेप इसमें कौन सा है, इनकम आय विधि में फर्स्ट स्टेप है इसका इसका जो आय विधि में राष्ट्रीय आय की गणना करने का फर्स्ट स्टेप है क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज, उत्पादक उद्योगों की पहचान और वर्गीकरण। जैसा कि हमने पहली जो उत्पाद विधि में अध्ययन किया था, हमने देखा था कि इसमें कौन कौन से उत्पादक उद्योग आते हैं। तो उत्पादक उद्योगों को हम मेनली 3 प्रकार में बांटते हैं। फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, 3 क्षेत्रों में, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तीसरा है तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, इसमें उत्पादक उद्योगों को हम बांट सकते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन से उद्योग आते हैं, वे उद्योग जो मुख्यतः अपना उनका उत्पादन गतिविधियां प्राकृतिक साधनों पर निर्भर करती है। जैसे किसान जो खेती का कार्य करता है, मछली पालन या खनिज उत्खनन या कोयला निकालना, इस तरह के जो कार्य हैं जो डायरेक्ट प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन किया जाता है, वो प्राथमिक क्षेत्र में गिने जाते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में यह वह क्षेत्र है, सेकेंडरी सेक्टर, जो एक प्रकार की वस्तु को दूसरे प्रकार की वस्तु में कन्वर्ट करते हैं, वो द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। जैसे कपास होती है, कपास से क्या कपड़ा बनाना और गन्ने से चीनी बनाना, तो ये एक प्रकार की वस्तु को दूसरी प्रकार की वस्तु में कन्वर्ट कर देते हैं। तीसरा क्षेत्र है सेवा क्षेत्र। इसमें क्या होता है, इस क्षेत्र में केवल और केवल सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। जैसे बैंकिंग, बीमा, वाणिज्य, इस तरह की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। तो इस तरह से जो आय विधि का ज्ञात करने का फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज, उत्पादक उद्योगों की पहचान। तो इसका दूसरा स्टेप देखेंगे क्या है इसमें, मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम, साधन आय के अर्थ तथा वर्गीकरण। सेकंड स्टेप है इसका। साधन आय के अर्थ तथा वर्गीकरण। साधन आय किसे कहते हैं, देखो अब किसको कहते हैं, साधन आय साधन आय किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित वह आय है जो उसे अपनी साधन सेवाएं देने के फलस्वरूप प्राप्त होती है, उसे साधन आय
कहते हैं। इसमें कौन सी आय? वह आय जो किसी व्यक्ति को अपनी साधन सेवाएं देने के बदले में प्राप्त होती है वो साधन आय कहलाती है। यदि बिना साधन सेवाएं देने के आय अर्जित होती है तो उसे साधन आय में नहीं गिना जाता। किस तरह से? जैसे कोई व्यक्ति मजदूरी का कार्य करता है तो फर्म उसकी साधन सेवाएं यूज करती है तो उसे अपनी मजदूरी के बदले में आय इनकम प्राप्त होगी, उसे साधन आय कहेंगे। और एक जैसे किसी व्यक्ति को बुढ़ापा पेंशन प्राप्त होती है तो उसे हम साधन आय नहीं कहेंगे क्योंकि वो आय उसे साधन सेवाओं के बदले में प्राप्त नहीं हो रही। तो इस तरह से साधन आय जो किसी व्यक्ति को अपनी साधन सेवाएं देने के फलस्वरूप प्राप्त होती है उसे हम साधन आय कहते हैं। तो साधन आय अब देखें कितने प्रकार की है। साधन आय कितने प्रकार की है ये देखेंगे। साधन आय मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? तो इसको पहली है इसमें कर्मचारियों का पारिश्रमिक, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कर्मचारियों को जो पारिश्रमिक प्राप्त होता है वो एक प्रकार है साधन आय का। इसमें कौन कौन से लेंगे? फर्स्ट है नगद मजदूरी तथा वेतन। जो कर्मचारी को, मजदूर को नगद मजदूरी प्राप्त होती है या सरकारी कर्मचारी को जो वेतन प्राप्त होता है वो। दूसरा इसमें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में मालिकों द्वारा जमा राशि को इसमें शामिल किया जाता है। तीसरा इसमें सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन साधन आय में शामिल की जाती है। तो इस तरह से कर्मचारियों के पारिश्रमिक में हम शामिल करेंगे नगद मजदूरी या वेतन जो किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में मालिकों द्वारा किया गया भुगतान, और लास्ट सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन, इसको साधन आय में शामिल किया जाता है। और जो बुढ़ापा पेंशन मिलती है उसको हम साधन आय में शामिल नहीं करते क्योंकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जो पेंशन प्राप्त होती है वो उनकी सेवा काल के दौरान की गई सेवाओं का भुगतान है, और जो बुढ़ापा पेंशन प्राप्त होती है वो कोई साधन सेवाओं का भुगतान नहीं है, वो केवल और केवल हस्तांतरण भुगतान बोला जाएगा। सेकंड इसमें देखेंगे साधन आय में प्रचालन अधिशेष। साधन आय का सेकंड पार्ट प्रचालन अधिशेष या ऑपरेटिंग सिस्टम। ये प्रचालन अधिशेष किसे कहते हैं? जो आय संपत्ति तथा उद्यमशीलता
से प्राप्त आय होती है उसे प्रचालन अधिशेष कहते हैं। संपत्ति तथा उद्यमी को जो आय प्राप्त होती है अपनी संपत्ति से या अपनी उद्यम की सेवाएं वो उपलब्ध कराता है, उस आय को प्रचालन अधिशेष या ऑपरेटिंग सरप्लस कहा जाता है। इसमें कौन कौन सी लेंगे हम? लगान, ब्याज और लाभ, इन तीनों प्रकार की आय को हम प्रचालन अधिशेष में शामिल करते हैं। और ये जो प्रचालन अधिशेष है ये अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पन्न होता है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में, पर मुख्यतः साधन आय की गणना करते समय निजी क्षेत्र का प्रचालन अधिशेष लिया जाता है, सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं। लगान, किराया या रॉयल्टी और ब्याज और लाभ, इन तीनों प्रकार से जो आय प्राप्त होती है उसे हम प्रचालन अधिशेष कहते हैं। और लाभ में आगे डिवाइड करेंगे इसको, लाभांश प्लस निगम कर प्लस अवितरित लाभ। प्रचालन अधिशेष में वह आय जो संपत्ति और उद्यमशीलता से प्राप्त होती है उसे प्रचालन अधिशेष कहते हैं। इसमें हम तीन प्रकार की आय, लगान, ब्याज और लाभ, इस आय को शामिल करते हैं। लाभ में आगे लाभांश, निगम कर और अवितरित लाभ। लाभांश क्या होता है? डिविडेंड, जिस लाभ का भुगतान कंपनी के भागीदारों में कर दिया जाता है उसे लाभांश कहते हैं। निगम लाभ कर क्या होता है? निगम का वह लाभ कर जिसे कर के रूप में सरकार को दे दिया जाता है उसे निगम लाभ कर कहते हैं। अवितरित लाभ, संयुक्त पूंजी कंपनियां क्या करती है, जब उनको लाभ प्राप्त होता है तो वो सारा का सारा लाभ का भुगतान भागीदारों में नहीं करती, कुछ लाभ का हिस्सा अपने सुरक्षित कोष में रख लेती हैं ताकि उसे संकट के समय इस पैसे से मदद मिल सके। तो इसे जो अपने सुरक्षित कोष में जमा कर लिया जाता है उसे अवितरित लाभ कहते हैं। साधन आय का तीसरा जो भाग है वो देखेंगे अभी। साधन आय का तीसरा भाग है मिश्रित आय। मिक्स्ड इनकम, मिश्रित आय क्या होती है? जैसे कोई छोटा दुकानदार या किसान या छोटा कार्य करने वाला व्यक्ति है तो वो अपनी जो उसके साधन है, भूमि, पूंजी आदि की सहायता से खुद की मजदूरी और उद्यमशीलता से कुछ वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। तो इस प्रकार की आय में हम ये नहीं निकाल सकते कि इसे मजदूरी के रूप में कितनी आय मिली या भूमि के लगान के रूप में कितनी आय प्राप्त हुई और पूंजी का जो ब्याज है उसके रूप में कितनी आय प्राप्त हुई, क्योंकि जो एक किसान खुद के खेत पर कार्य करता है वहाँ वो खुद मजदूरी, भूमि, पूंजी और उद्यमशीलता चारों कार्य वो खुद करता है। तो इसमें ये नहीं निकाल सकते कि उसे कितनी मजदूरी मिलेगी, कितना भूमि का लगान मिलेगा, कितना पूंजी का ब्याज मिलेगा और कितना उद्यमशीलता का लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार की आय को हम मिश्रित आय में मान लेते हैं। जो एक छोटे किसान या छोटे दुकानदार को अपने साधन सेवाओं के फलस्वरूप जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है, जो आय उसे प्राप्त होती है उसे हम मिश्रित आय में मान लेते हैं। तो इस तरह से
ये 3 साधन आय होगी। और उपरोक्त यदि हम कर्मचारियों का पारिश्रमिक, सेकंड परिचालन अधिशेष और मिश्रित आय को जोड़ देते हैं तो ये क्या निकल आएगा हमारा, साधन लागत पर, इन तीनों को जोड़ने पर साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इन तीनों प्रकार की आय जोड़ने से हमारा ये निकल आएगा। अब इन तीनों में यदि हम चौथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जोड़ दें तो हमारी राष्ट्रीय आय निकल आएगी। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय कैसे निकालते हैं, हमारे देश के निवासियों द्वारा विदेशों में दी गई साधन सेवाओं के फलस्वरूप अर्जित आय में से हमारे देश में विश्व के गैर निवासियों द्वारा जो साधन सेवाएं दी गई है उनको किया जाने वाला साधन भुगतान घटा देते हैं तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय निकल जाती है। तो इस तरह से कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्लस परिचालन अधिशेष प्लस मिश्रित आय, इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जोड़ दें तो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय निकल आएगी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट।